फटाफट अंदाज में खबरें आपने देख ली और आइए विस्तार से शुरुआत करते हैं 12 से 2 देश के पॉलिटिकल शो की, जिसमें आज की सबसे बड़ी खबर जो हम बताने जा रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान में चुनाव प्रचार कर रहे हैं आज। और कमोबेश उसी तरीके की बात जो राजस्थान के बांसवाड़ा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कही गई थी, कांग्रेस को तुष्टीकरण के मुद्दे पर घेरते हुए, वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी राजस्थान के कैंपेन में दोहरा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा भी नहीं सुनने दिया जाता। कांग्रेस के शासन वाले कर्नाटक में एक दुकानदार को हनुमान चालीसा सुनने पर लहूलुहान कर दिया गया। पीएम मोदी कह रहे हैं, कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में रामनवमी के दिन ही प्रतिबंध लगा दिया था। मोदी कह रहे हैं, याद रखिए, जब भी हम बटे हैं इससे दुश्मन को फायदा हुआ। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस पर निशाना साधते हुए तुष्टीकरण के कटघरे में कांग्रेस को खड़ा करते हुए सुनिए। वहां एक छोटा दुकानदार, उसको सिर्फ इसलिए बुरी तरह से पीटा गया, लहूलुहान कर दिया गया, क्योंकि वो अपनी दुकान में बैठे बैठे हनुमान चालीसा सुन रहा था। ये कांग्रेस की कर्नाटका की सरकार का काम देखिए। अपनी छोटी सी दुकान में एक गरीब आदमी भक्ति भाव से प्रभु हनुमान जी का स्मरण करते हुए हनुमान चालीसा सुन रहा था, उसको लहूलुहान कर दिया गया। आप कल्पना कर सकते हैं, कांग्रेस के राज में हनुमान चालीसा सुनना भी गुनाह हो जाता है। रामनवमी बीती है, कांग्रेस के जाने के बाद पहली बार शांति से शोभा यात्रा निकली है पूरे राजस्थान में। वरना पहले और चुनाव की आपाधापी गर्मी होने के बावजूद भी कांग्रेस ने तो, और हमारे यहां तो सूरज की पहली किरण का स्वागत भी राम राम सा से होता है। राम राम सा, कोई किसी को मिले तो पहले मुंह से निकलता है राम राम सा। कांग्रेस ने तो राम राम सा कहने वाले राजस्थान में राम नवमी पर प्रतिबंध लगा दिया था। और इसी पर आइए अब जरा चर्चा करेंगे, क्योंकि सवाल अब बड़ा ये हो जाता है कि चुनाव का ये नेक्स्ट राउंड, ये ध्रुवीकरण के लिए ग्राउंड सेट किया जा रहा है क्या विजय जी? ऐसा लग रहा है जैसा पहला चरण का चुनाव खत्म हुआ 102 सीटों पर, और ये चर्चा हुई। हालांकि जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आई है फाइनल, उसमें तो कहा गया है कि कोई वोट परसेंटेज में बड़ी गिरावट नहीं होगी, जैसा आपने भी उसका जिक्र किया था। लेकिन कुछ हिस्सों में मुझे लगता है, खासतौर से उत्तर भारत की जो सीटें थी उसमें गिरावट आई है। और उसके बाद लगता है कि सभी पार्टीज अपनी स्ट्रेटजी जो नेक्स्ट राउंड है उसके लिए अलग तरीके से तैयार कर रही हैं। और उसमें भारतीय जनता पार्टी को लगा कि शायद अब ध्रुवीकरण का एक रास्ता हो सकता है, जिससे जो सेकंड फेज है, जिसमें 89 की करीब सीट्स हैं, वहां पर कोई गड़बड़ी नहीं हो। और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बदलता हुआ आप लग रहा है, जिस तरीके के बयान मंच से दिए जा रहे हैं, बदल रहा है चुनाव? नहीं बदल रहा, किस सेंस में आप पूछना? मतलब अभी तक जो ज्यादा जोर था वो विकसित भारत का सपना साकार करने में, अभी तक जो ज्यादा जोर था वो विकास को लेकर था, लेकिन अभी पिछले कुछ समय से जो ज्यादा जोर है वो कांग्रेस को बेनकाब करना, तुष्टीकरण के मुद्दे पर कांग्रेस को घेरना। तो क्या ये बदल रहा है मिजाज चुनाव का? देखिए, ध्रुवीकरण जो है भारतीय जनता पार्टी का और खासकर प्रधानमंत्री जी का बहुत मतलब आजमाया हुआ हथियार है। उत्तर प्रदेश का 2017 का चुनाव, शमशान कब्रिस्तान, होली, रमजान, वो भी ध्रुवीकरण था। अभी राजस्थान का चुनाव हाल ही में हुआ था, याद करिए, वो कन्हैयालाल वाला मुद्दा बड़े जोर शोर से उन्होंने उठाया था। और अब पहले चरण से पहले से ही जब कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र उन्होंने कहा था, तो वो भी ध्रुवीकरण की कोशिश थी। और अब ये जो है, जिस तरह से अभी बयान हम सुन रहे थे, हनुमान चालीसा पढ़ने पर रोक लग गई है, वहाँ पिटाई हो गई, या वो जो बयान था मंगलसूत्र वाला, और ये जो मनमोहन सिंह का 10 साल पुराना बयान 2006 वाला जिसने चलाया गया, तो वो कहीं ना कहीं पूरे चुनाव को अब वो विकसित भारत की गारंटी, मोदी जी की गारंटी, और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था,
और विश्व गुरु और सन 47 का विजन वो पीछे छूटता चला जा रहा है। और अब मुख्य फोकस पे ध्रुवीकरण के भाषण और ध्रुवीकरण, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो बोलते हैं भारतीय जनता पार्टी के दूसरे नेता फिर उसी को आगे बढ़ाते हैं, एम्पलीफाई करते हैं। हाँ, अब देखिए गृह मंत्री जी भी इसी शैली में बोल रहे हैं, नड्डा जी भी इसी शैली में बोल रहे हैं, राजनाथ जी भी। ये हो क्यों रहा है, ये क्यों हो रहा है? वो इसलिए रहा है कि भाजपा की हिंदुत्व की जो राजनीति है वो उसकी कोर पॉलिटिक्स है। जैसे जब कभी जो पिछड़ी जातियों वाली पॉलिटिक्स करने वाली पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी और आरजेडी जैसी पार्टियां, बीएसपी जैसी पार्टियां, वो करते करते विकास करते करते वो आरक्षण पर आ जाती है। हमेशा मंडल आरक्षण, भारतीय जनता पार्टी हमेशा हिंदुत्व के ध्रुवीकरण पे आ जाती है। तो ये जो कोर आइडियोलॉजी होती है, आखिरकार जैसे जैसे आप चुनाव में आगे बढ़ते हैं तो पार्टियां अपनी कोर आइडियोलॉजी तब तो मतलब असल पर आ रहे हैं, उनको लगता जैसे है कि जैसे वही चुनाव रास्ता आगे बढ़ रहा है, है, अक्कू उनकी जी, नैया पार यहाँ लगाने पर का। जो राजनीतिक दल हैं वो जो हैं उसी असल पर आ रहे हैं। बिल्कुल, ये वैसे ही है जैसे प्यार तो होना ही था वाली तर्ज पर ये काम होना ही था, ध्रुवीकरण तो करना ही हिंदू मुसलमान होना ही था चुनाव हिंदू में। मुसलमान भी कह सकते हैं उसको, लेकिन वो एक पोलराइजेशन जो है वो एक अलग तरीके से किया जाना था, क्योंकि वो एक बिल्कुल अजमाया हुआ हथियार है, अजमाया हुआ तरीका है लोगों को, और ये सोची समझी स्क्रिप्ट है। इसमें ये नहीं कि अचानक हो गया। अब इसमें साथ साथ ये दोनों चीज़ें चलेंगी, विकास भी चलेगा, डेवलप भारत भी चलेगा, विकसित भारत भी चलेगा, युवा भी चलेंगे, सब कुछ होगा, राष्ट्रवाद भी होगा, और राष्ट्रवाद और ध्रुवीकरण दोनों जोड़ करके एक पोलराइज करने की बात है। उनको पता है कि अल्पसंख्यकों के वोट शायद नहीं मिलने हैं या कम मिलने हैं, तो और कम से कम अपना जो वोट बैंक है जो किसी भी तरीके से दर हो सकता है, और लाभार्थी के बहाने, लाभार्थी में कहीं ऐसा ना हो कोई सेंध लग जाए, तो वो पूरा करके पोलराइज कर रहे हैं। नहीं, आपने जो कहा कि साहब राष्ट्रवाद ध्रुवीकरण, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाती हूँ। आपने कहा कि उनको ऐसा लग रहा है कि अल्पसंख्यकों के वोट मिलने नहीं है, लेकिन मेरा सवाल इससे है कि क्या जो कहा जा रहा है मंचों से, उसे समाज के अंदर हिंदू वर्सेस मुसलमान ये बांटने की कोशिश, या फिर बीजेपी की रणनीति बहुत क्लियर नजर आ रही है कि जो सामने आपका ओपोनेंट है, कांग्रेस पार्टी है, उसकी जो ध्रुवीकरण, माफ कीजिएगा, तुष्टीकरण की राजनीति जिसको लेकर बीजेपी घेरती है, हम तो उसको बेनकाब कर रहे हैं, और इससे कहीं ना कहीं जो बहुसंख्यक वोट है अगर वो अपने आप गोलबंद होता है, जाहिर सी बात है बल्ले बल्ले बीजेपी की। शुक्ला जी। भारतीय राजनीति में नरेंद्र मोदी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो विपक्ष को अपने पिच में लाने में सफल रहते हैं। तीसरा चुनाव है जिसमें पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हिंदुत्व के एजेंडे पे आने के लिए मजबूर हुई हैं। आज वो दीघा में सरकारी खर्चे पे जगन्नाथ मंदिर बनवा रही हैं। आज वो मौलवियों की तरह पुजारियों को भी वेतन देने की घोषणा कर चुकी हैं, और पहला मौका है कि जब राम के नाम पे बिदकने वाली ममता बनर्जी ने बंगाल में रामनवमी पे छुट्टी दी, कर्नाटक में बजरंगबली का नारा विपक्ष ने भी लगाया। ये ऐसे मुद्दे हैं जिनको भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे को कभी नहीं छोड़ सकती। उसके दो कारण हैं। पहला कि आज भी भारत में भारतीय जनता पार्टी और दूसरे दलों के साथ तीन तरह के वोटर हैं। पहला पक्का वोटर, हाँ जी। दूसरा वो वोटर जो दूसरे दलों से आए हुए हैं, और तीसरा वो वोटर जो स्विंग करता है, फ्लोटिंग होता है कि जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा हम वोटिंग करेंगे। यदि आपको वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ाना है और 19 की परिस्थितियां लाना है तो पक्का वोटर आपके साथ है, दूसरे दलों से आया हुआ वोटर आपके पास से जाने नहीं पाए, क्योंकि आपके और साथ ही वो स्विंग वोटर पे का आया मन ना डोले और वो बीजेपी के साथ ही स्टिक करे। सर, जो बात आपने कही है ना कि साहब बीजेपी चुनाव को अपनी पिच पर क्या लाने में कामयाब हुई है या नहीं हुई है, मुझे लगता है इस पर भी आगे एक राउंड चर्चा तो हम जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ज्यादा बच्चे वाला वो जो बयान उन्होंने दिया था ना राजस्थान की चुनावी रैली में, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी, खासतौर से ओवैसी ब्रदर्स जो हैं वो चुनावी रैलियों में इस मुद्दे को जोर शोर से उठा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी, अकबरुद्दीन ओवैसी दोनों ने चुनावी रैलियों में प्रधानमंत्री के बयान के बहाने बीजेपी नेताओं के परिवार के सदस्यों की संख्या गिनानी शुरू कर दी है। सुनिए। मोदी जी ने कहा कि मुसलमान बच्चे बहुत पैदा करते हैं और घुसपैठी है। मुस्लिम हमारी मां और बहनों का जो फर्टिलिटी रेट है वो 2.36 है, कम हुआ है। मोदी जी आपके कितने भाई हैं? 6। अमित शाह के कितनी बहनें हैं? 6। रविशंकर प्रसाद के कितने भाई बहन? 7। मगर इन सबको नजर आता मुसलमान बच्चे बहुत पैदा कर रहा है। मोदी जी आप देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं।
आप देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। कितना झूठ बोलोगे, मगर मोदी जी को किन मुसलमानों से मोहब्बत है मालूम आपको? दुबई और सऊदी अरब जाएंगे तो उसको बोलेंगे या हबीबी या हबीबी। नफरत इसलिए है क्योंकि वो आपको कमजोर देखना चाहते हैं। मुसलमानों को तकसीम करेंगे, मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, मुसलमानों को बच्चा पैदा करने वाले कहते हैं। वाजपेयी साहब के वालिदैन को कितने बच्चे थे मालूम? वाजपेयी को मिला के उनके 7 भाई थे। अब वो परिवार बच्चा पैदा करने वाला नहीं हुआ। योगी आदित्यनाथ, उनके कितने भाई बहने मालूम? 7। फिर छोटा परिवार, बच्चा पैदा करने वाले अमित शाह 1 और उनके 6 बहना वहां भी 7। चलो नरेंद्र मोदी साहब, आपके कितने भाई बहन? सब मिला के, इनको भी मिला के, इनके भाई बहन सब मिला के इनके पास भी 6 हैं। फिर हम बच्चा पैदा करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो चुनावी रैली में राजस्थान में कहा था ज्यादा बच्चे वाला बयान, अब उसको लेकर कैसे ओवैसी ब्रदर्स जो है अपनी चुनावी रैलियों में इसको अपने पक्ष में भुना रहे हैं, वो आपने सुन लिया। इसीलिए वो सवाल जिसको लेकर अब हम चर्चा करेंगे, ज्यादा बच्चों वाले बयान पर रार, क्या ध्रुवीकरण के हैं ये आसार? और जहां पर हमने चर्चा को रोका था, मुझे लगता है विजय जी के पास आते हैं, इन बयानों को सुनकर भी ऐसा लग रहा है कि जो बीजेपी चाह रही है, जिसका जिक्र राकेश शुक्ला जी ने किया, कि साहब चुनाव को अपनी पिच पर ले आया जाए, और अपनी पिच मतलब जो अपनी ताकत है उसमें कामयाब हो रही है बीजेपी। बिल्कुल दिखाई दे रहा है जो राकेश जी ने बात की, वो बिल्कुल ठीक है कि आप कोशिश ये करें कि अपने पिच पर लेकर आ जाए। अब जैसे ज़्यादा बच्चों वाली बात की, यदि आप इसको लेकर आ रहे हैं तो वो पोलराइज ही कर रहे हैं ना। यदि वो मुसलमानों को भी नाराज़ कर रहे हैं तो भी भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा है, क्योंकि वो समझती है जितना माइनॉरिटी वोटर नाराज़ होगा उससे, उतना उसे हिंदू वोटर को पोलराइज करने में मदद मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात, ज़्यादा बच्चों की बात उन्होंने इन जनरल कही, आप पर्सनल आ गए, तो पर्सनल आने से ज़्यादातर लोग नाराज़ होंगे कि आप मोदी जी की बात कर रहे हैं, प्रधानमंत्री की बात कर रहे हैं, वाजपेयी जी की बात कर रहे हैं, अमित शाह की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने तो ये जिक्र नहीं किया है। तो वो कुल मिलाकर, और पर्पज क्या है कि पोलराइज हो, और इसमें ये मत समझिए कि केवल बीजेपी का फायदा हो रहा है, ओवैसी साहब का भी उतना ही फायदा हो रहा है। बिल्कुल, ओवैसी साहब का अपना गढ़ है, हैदराबाद इकलौती सीट है तेलंगाना की जहां से वो बार बार चुनकर आते हैं, हैदराबाद वाली सीट, वहां पर ओवैसी साहब जो है वो अपने वोट बैंक को मजबूत करे। 12 से 2 देश का पॉलिटिकल शो देख रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है। और देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब से कन्हैया कुमार को दिल्ली की नॉर्थ ईस्ट सीट से उम्मीदवार बनाया है, ये सीट हॉट सीट हो गई है। यहां पर कन्हैया कुमार के सामने बीजेपी की तरफ से 2 बार के सांसद मनोज तिवारी हैं, सबकी निगाहें इसी सीट पर आकर टिक गई हैं। हालांकि कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी को लेकर कांग्रेस के भीतर से ही नाराजगी की खबरें मुखर तरीके से सामने आ रही हैं। उम्मीदवार बनने के बाद कन्हैया कुमार ने अब पहली बार इंटरव्यू दिया है। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेंद्र कुमार से खास बातचीत की है। इसमें क्या कुछ कह रहे हैं कन्हैया कुमार, जरा सुनिए पहले। कांग्रेस पार्टी ने युवा नेता कन्हैया कुमार को दिल्ली की उत्तर पूर्वी सीट से चुनावी मैदान में उतारा है, जहां उनके सामने मनोज तिवारी की चुनौती है। लेकिन उसके सामने, कन्हैया के सामने चुनौती हो गई है कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की, जो नाराज हैं कन्हैया के मैदान में उतरने से, कन्हैया की उम्मीदवारी से। कन्हैया कुमार खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं। मनोज तिवारी से आप लड़ेंगे बाद में, पहले तो आपकी लड़ाई आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से हो रही है, वो नाराज हैं, विरोध प्रदर्शन भी हुआ है आपके और उदित राज के खिलाफ, और बैठक में आपसे बदसलूकी भी हुई है। कितनी बड़ी चुनौती है ये, और कैसे आप इससे आप लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहली बात तो ये लड़ाई 2 व्यक्तियों के बीच नहीं है, 2 विचारों के बीच में है, क्योंकि विचार की विरासत होती है, व्यभिचार का कोई विरासत नहीं होता है। तो हमको लगता है कि राजनीति में जिस तरह से व्यक्तिवाद बढ़ा है, यह एक तरह का व्यभिचार है। तो मैं नहीं मानता हूं कि ये 2 व्यक्तियों की लड़ाई है, 2 सोच की और 2 प्रकार के मुद्दों की। उनके पास क्या मुद्दा है, 10 साल में उन्होंने नॉर्थ ईस्ट की जनता के लिए क्या किया है, और हमारे पास क्या मुद्दा है, और हम आने वाले 5 साल में नॉर्थ ईस्ट की जनता के लिए क्या करेंगे, ये इसके बीच में संघर्ष है। दूसरी बात, आपने कहा कि पार्टी ने आपको कैंडिडेट बनाया है। पार्टी कैंडिडेट बना दिया, जिसको कैंडिडेट बना दिया, जिसको सिंबल मिल जाएगा, वो जो है पार्टी का प्रत्याशी होता है। जहाँ तक नाराज़गी की बात है, मुझे इसकी कोई सूचना नहीं है। मुझसे आकर के किसी व्यक्ति ने जो है कोई नाराज़गी व्यक्त नहीं की है। अगर कोई नाराज़ हुआ होगा तो स्वाभाविक रूप से जो फोरम है, जो पार्टी के अंदर लोग हैं, जो लीडरशिप हैं,
जो इंचार्ज हैं, जो प्रेसिडेंट हैं, उनके सामने हो सकता है कि उन्होंने किया हो। मेरे सामने किसी ने नाराज़गी व्यक्त नहीं की। और जो आप हमारे दूसरे प्रत्याशी के बारे में भी बता रहे हैं कि उदित राज जी के खिलाफ भी नाराज़गी है, तो कहा जा रहा है कि उदित राज हो या कन्हैया कुमार हो, ये दोनों बाहरी उम्मीदवार हैं दिल्ली में कांग्रेस। अच्छा, तो आप भी बिहार से हैं ना। बिहारी लोगों को के बारे में अपने ही देश में बिहारियों को बाहर ही सुनने की आदत है, अपने ही देश में। ये कोई यहाँ थोड़ी पूरे देश में कहा जाता है। तो यही तो हम बदलना चाहते हैं देश की राजनीति में। हम चाहते हैं कि, और ये बात मैंने अक्सर कही है। आपको समर्थन मिल रहा है पार्टी में तमाम नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, खासतौर पे उत्तर पूर्वी दिल्ली सीट पर, या मिलेगा आपको भरोसा है? नहीं, मिल रहा है। सारे लोग आए, सारे जो पूर्व विधायक हैं वो आए, सारे जो है पार्षद जो भी जीते हुए हैं वो आए, पूर्व पार्षद आए, सीनियर लीडर आए, एरिया के जो इन्फ्लुएंसर लोग आए। अभी जो है हमारी एक पहले इंटरनल बैठक हुई, उसके बाद जो है कल ऑफिशियल जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। 25 तारीख को जो है चुनाव कार्यालय का उद्घाटन है, कार्यकर्ताओं की बैठक। नाम लेकर पूछता हूँ, संदीप दीक्षित, वो चांदनी चौक से भी कोशिश कर रहे थे, वो उत्तर पूर्वी दिल्ली से भी उनका नाम चल रहा था, फाइनली कहीं से भी नहीं मिला, और बताया जाता है कि वो इतने नाराज हुए कि उन्होंने बैठक में आपके साथ बदसलूकी भी कर दी। नहीं, मेरे साथ बदसलूकी क्यों करेंगे वो? मैं जो है साधारण कार्यकर्ता हूँ, मेरे साथ क्यों बदसलूकी करेंगे? जहाँ तक नाराजगी की बात है, या तो नाराजगी वो आपको बताएंगे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ नहीं व्यक्त की है। अगर कुछ होगा तो हो सकता है कि लीडरशिप को उन्होंने कहा है, जिसकी मुझे जानकारी नहीं। आपका नाम जब यहाँ पर आया तो सबको काफी ये क्यूरियोसिटी हुई कि क्या कन्हैया कुमार को आरजेडी ने फाइनली बिहार की पॉलिटिक्स से पैक करके दिल्ली भेज दिया है, कि बेगूसराय छोड़ के आप दिल्ली आ गए लड़ने? नहीं, देखिए, ये लोकसभा चुनाव है। लोकसभा चुनाव में कल भी मैंने पीसी में कहा था कि 547 सीटों पे चुनाव हो रहा है, और इसमें हम लोग जो है इंडिया का पार्ट है। जो इंडिया ब्लॉक है उसमें जो है आरजेडी उसका एक घटक दल है। तो आपस में कोई लड़ाई की तो बात ही नहीं है, एक ही गठबंधन के हम लोग हैं। अभी भी रांची की रैली हुई थी, वहाँ पे सारे दल के लोग थे, हमारे भी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, आरजेडी के भी लोग थे। ये जो कयास लगाई जाती है, जो कहते हैं राजनीतिक कयासबाजियाँ, उसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन राजनीतिक फैसले कि कोई व्यक्ति कहाँ राजनीतिक करेगा, ये व्यक्तिगत नहीं होता है। आगे आप दिल्ली की राजनीति करेंगे या बिहार की राजनीति करेंगे? देश की राजनीति करेंगे ना। दिल्ली और बिहार दोनों देश में ही है, और हम जो है देश के टैक्स पेयर्स के पैसे से पढ़े हैं। देश की सर्वश्रेष्ठ यूनिवर्सिटी से हमने PhD की है, डॉक्टरेट की उपाधि ली है। हालांकि मैं लिखता नहीं हूँ डॉक्टर कन्हैया कुमार, लेकिन मैं भी जो है डॉक्टरेट की उपाधि मैंने भी ली है। तो देश की राजनीति करेंगे। बिहार भी देश में ही है, दिल्ली भी देश में ही। अब आते हैं दिल्ली में जो आपकी लड़ाई है। मनोज तिवारी, आपके नाम के ऐलान के साथ ही उन्होंने कहा, एक तो टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य आपको आपके विरोधी बताते हैं, तो उन्होंने कहा कि ये 48 दिन, लगभग 50 दिनों के भ्रमण पर आए हैं कन्हैया कुमार। आप 50 दिन घूमने आए हैं उत्तर पूर्वी दिल्ली। ये मनोज तिवारी की पहली प्रतिक्रिया थी आपके ऐलान की। देखिए, सबसे पहली बात तो जो है मनोज जी बड़े अच्छे कलाकार हैं। वो क्रिकेट भी खेलते थे, ये कम लोगों को पता होगा। अच्छा यॉर्कर फेंकते थे, तो बढ़िया फेंकते हैं वो। अच्छा बॉलिंग करते थे वो। रणजी भी खेले हुए हैं, तो मैं उनको जानता हूँ बहुत दिन से। और किसी भी बिहार के व्यक्ति के लिए जो कलाकार होते हैं, जो गाते हैं, लोगों का मनोरंजन करते हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग मतलब गाना सुनते हैं, खुश होते हैं, शादियों में, पार्टियों में, तो वो अच्छे व्यक्ति हैं। उनसे कोई व्यक्तिगत जो है ना मतभेद नहीं है। जहाँ तक दिल्ली आने का सवाल है, तो मनोज जी जब सांसदी का चुनाव लड़ रहे थे, तो उसी क्षेत्र में जहाँ से वो सांसद हैं, हम रह करके यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। हम नेहरू विहार रहते थे, 2009 से नेहरू विहार रह रहे थे। और उसके बाद नेहरू विहार से ही जो है मतलब नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से उसके बाद साउथ दिल्ली चले गए। जब हमारा एडमिशन JNU में हो गया, तो वो जब दूसरी पार्टी में थे, भाजपा में भी नहीं थे, दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ रहे थे, तो हम तब से दिल्ली रह रहे हैं। और मैंने एक बिहारी दूसरे बिहारी को बाहरी क्यों कहेगा, इसका क्या मतलब है? मतलब वो भी उस तरह से तो जो है हम दोनों एक ही हैं। तो उनको भी जो है, एक बात बताइए कि मुजफ्फरपुर का आदमी हो, कि भभुआ का आदमी हो, कि दरभंगा का आदमी हो, कि बेगूसराय का हो, बिहारी तो सब बिहारी है। और जो है बिहारी जब कहीं जाता है बिहार से बाहर, तो हर जगह उसको बाहरी कहा जाता है, चाहे वो दिल्ली हो कि मुंबई हो। आपको बाहरी नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि आप बस घूमने आए हैं 50 दिन और उसके बाद फिर आप चले जाएंगे। अच्छा, तो वो खुद नहीं घूम रहे हैं वहाँ। मैं तो लोगों से बात किया, लोग बोला कि आते ही नहीं है, तो वो खुद जहाँ। कैसे लड़ेंगे आप कन्हैया मनोज तिवारी से? ठीक है, 2 बार के वो MP हैं, इतने बड़े सुपरस्टार भोजपुरी सिनेमा के हैं, और एक जाना माना चेहरा है अब सियासत में, बीजेपी के एक बड़े चेहरे हैं। कैसे आप उनसे टक्कर लेंगे? कैसे उनको आप तीसरी बार जीतने से रोकेंगे?
वो जनता रोकेगी ना सर। वहाँ जो 24 लाख वोटर हैं वो उसका फैसला करेंगे कि उनके बिहाफ पे पार्लियामेंट में कौन जाएगा। मनोज तिवारी को ही अगर वो भेजना चाहते हैं तो वो जाएंगे। अगर उनको लगता है कि नहीं ये आदमी तो जो है यहाँ आते ही नहीं है, काम ही नहीं करते हैं, मिलते ही नहीं हैं, ज़्यादातर वक्त जो है वो तो टीवी में ही दिखाई देते हैं और जो है कभी कभी वीडियो में जो है अमित शाह जी को पानी पिलाते हुए नज़र आते हैं, तो वो तो वहाँ तो नहीं है ना। वहाँ के लोगों को के पानी की व्यवस्था करना, वहाँ के लोगों के लिए अस्पताल की व्यवस्था करना, सड़कों की व्यवस्था करना, ट्रैफिक की व्यवस्था को दुरुस्त करना, वहाँ शांति कायम रखना, तमाम जो अलग अलग, क्योंकि सिर्फ बिहार के लोग तो वहाँ रहते नहीं हैं, वहाँ तो हर समाज के लोग हैं, हर क्षेत्र के लोग हैं, बिहार के भी हैं, बंगाल के भी हैं, उत्तर प्रदेश। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है उत्तर पूर्वी दिल्ली का कन्हैया कुमार के लिहाज से? देखिए अभी एक तो मेरा खुद वहाँ रहने का एक्सपीरियंस है, तो आप सब जानते हैं कि यमुना पार इज अ थिंग, ये सबको मालूम है, ठीक है। क्या मुद्दा है, आप क्या करें? हमारे ख्याल से वहाँ जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एक बड़ा सवाल है। चाहे आप ट्रैफिक की बात करें, चाहे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें, सड़कों की बात करें, ये वहाँ एक अभी जो मुद्दा मुझे लोगों ने बताया है, जितने लोगों कह रहे हैं यमुना पार का इलाका विकास में पिछड़ा हुआ है। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि जिस तरह से दिल्ली के बाकी क्षेत्रों का विकास हो रहा है उस रफ्तार से जो है उत्तर पूर्वी ये पूछा जाएगा कि इसके लिए जिम्मेदारी तो फिर इंडिया गठबंधन की है। 15 साल दिल्ली में कांग्रेस की सरकार रही, लगभग 10 सालों से आम आदमी पार्टी की सरकार है, तो इंडिया गठबंधन की सरकार है दिल्ली में, फिर इलाका पिछड़ा है, तो लोग आपको वोट क्यों दें? तो फिर 14,000 करोड़ जो है मनोज तिवारी कहाँ खर्च कर रहे हैं अपने पोस्टर पे, ये भी पूछा जाएगा ना। वो जो कह रहे हैं कि 14,000 करोड़ हमने खर्च किया, फिर वो कहाँ खर्च किया? जब देखिए यही गेम है, अगर वहाँ विकास नहीं हुआ इसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है, ठीक है, तो वहाँ जो भी विकास का काम हुआ है, अब मैं आता हूँ, सिग्नेचर ब्रिज बना है, कई पुल बने हैं यमुना पे, मेट्रो बना है, वहाँ पे जो है अलग अलग, वो तो नई बसावट है पूरी तरह से, तो फिर वो विकास किसने किया है? मतलब गाली हमको दीजिएगा और काम का श्रेय जो है किसी और को दे दीजिए। काम पे डिबेट करिएगा आप, लेकिन जो सबसे बड़ा आप पर आरोप लगाया जाता है टुकड़े टुकड़े गैंग का, ये चुनाव पर में आपके खिलाफ ये सबसे बड़ा मुद्दा रहने वाला है, इसका आप क्या जवाब देने वाले? क्योंकि जो है उनके पास कहने के लिए है नहीं कि उन्होंने देश में कितना रोजगार पैदा किया, महंगाई कितनी कम की, कितने अस्पताल खोले, कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने सड़कें बनाई, कितना लोगों का इनकम बढ़ाया, ये उनके पास कहने के लिए लोगों को डराया तो जाएगा ना कन्हैया बोल के कि ये टुकड़े टुकड़े गैंग है। टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है ये किसी को नहीं पता है, लेकिन उसका सदस्य आपको माना जाता है और आपके खिलाफ ये चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा। देखिए ये जो लोग डरा रहे हैं वही तो यह भी दावा कर रहे हैं ना कि चीन थर थर कांप रहा है। लाल लाल आंखें जब हम चीन को दिखा रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, 10 साल से प्रधानमंत्री हैं, जयशाह के पिताजी गृह मंत्री हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि कीचड़ उछालने में ना लोग अपना हाथ गंदा कर लेते हैं। अगर प्रधानमंत्री मुझे कहेंगे तो लोग सोचेगा ना कि यह साधारण आदमी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसका अदानी जैसा दोस्त नहीं है, ठीक है, और जो खुद कई बार जो है मुख्यमंत्री रहे, 2 बार प्रधानमंत्री हैं, वो एक आदमी ने कोई गलती की है और उस पे जो है ये कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे। ये सवाल जनता के मन में आएगी। और देखिए वहाँ जो लोग, आपने गलती की है? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ, गलती हमने नहीं की है और ये बात उन्होंने भी कही है। जब पूछा गया राइट टू इन्फॉर्मेशन से कि आप टुकड़े टुकड़े गैंग बोलते हैं, तो गृह मंत्रालय ने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। पार्लियामेंट में जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो वो बोलने लगते हैं। तो ये शेयर डिवाइड एंड रूल पॉलिसी है, जनता को बांटो। इसका काउंटर कैसे करेंगे? क्यों करेंगे? झूठ का क्यों काउंटर करना है सर? सच लेकर के जाइए ना। हमारे बारे में बीजेपी क्या आरोप लगाती है, इससे लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा। हमारे बारे में बीजेपी क्या गालियां बकती है, इससे लोगों की सड़कें नहीं बनेगी, इससे लोगों को जो है अस्पताल नहीं मिलेगा। तो वो झूठ बोलेंगे, अगर हम उनके झूठ पर सफाई देने लगेंगे तो ये वक्त की बर्बादी है। सिंपल एक लाइन पूछना चाहिए, जब मनोज जी कह रहे हैं कि टुकड़े टुकड़े गैंग, इसका मतलब कह रहे हैं कि जयशाह के पिताजी जो है बिना काम के हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं, जिनको वो नेता मानते हैं, जिनको वो यशस्वी प्रधानमंत्री कहते हैं, उनके जो है कार्य क्षमता पे वो सवाल उठा रहे हैं। 10 साल से उनकी सरकार है ना, पुलिस उनके अंडर में है, इन्वेस्टिगेशन उनके अंडर में है, और जिससे चाइना थर थर कांपता हो, उससे जो है बिहार का एक साधारण नौजवान, साधारण लड़का जिसका कुछ नहीं है, 2 चीफ मिनिस्टर को पकड़ करके जेल में डाल दिए हैं और हमको जो है बाहर छोड़ दिए हैं कि रोज हमसे पूछो कि 15 लाख कहाँ है, 2 करोड़ नौकरी कहाँ है। इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, और जब सच्चाई नहीं हो ना तो झूठ पर सफाई नहीं देनी चाहिए।
ठीक है, कन्हैया, 2 सवाल आखिरी में है। जो सबसे बड़ा डिबेट का टॉपिक फिलहाल चल रहा है, प्रधानमंत्री ने कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में है, हालांकि ये बात निराधार है, तथ्य नहीं है इसमें, लेकिन प्रधानमंत्री कह रहे हैं, इसलिए मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि उसकी सरकार बनी तो वो संपत्तियों को जब्त कर लेगी, बांट देगी, और इशारा मुस्लिमों की तरफ किया प्रधानमंत्री ने कि मुस्लिमों में बांट दिया जाएगा। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में यह वादा किया, क्या आप जवाब दें? देखिए, आपने बड़ी ईमानदारी से कह दिया कि प्रधानमंत्री जी का आरोप जो है वो निराधार है, झूठ है, ये आपने कह दिया। आपने जब ये बात कह दिया तो मैं आपसे सबसे पहले यही आग्रह करूंगा कि प्रधानमंत्री के कहे हुए झूठ को ना बार बार सवाल के तौर पे पूछ करके दोहराइए मत, क्योंकि वो बोलते ही इसलिए हैं ताकि दिन भर जो है ना एक झूठ पर चर्चा होती रहे, सच्चाई पर बात नहीं हो। सच्चाई ये है कि इस देश में ऐतिहासिक रूप से सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, और ऐसा नहीं कि पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, इंजीनियर बने हुए हैं, MBA किए हुए हैं, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है। दिन ब दिन अगर हम मीडिया की ही बात कर लें, छटनी हो रही है, लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है। पूरा का पूरा हमारे जैसे लोगों का, हमारी पीढ़ी का EMI पे चल रहा है सर, घर EMI पे है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कांग्रेस की नजर महिलाओं के मंगलसूत्र पे है। फिर कांग्रेस को प्रधानमंत्री ये नहीं क्यों नहीं कह रहे हैं कि उनकी नज़र किस पर है, किस चीज़ पर उनकी नज़र है? वो उनकी नज़र क्या इस देश की महंगाई रोकने पर है? उनकी नज़र क्या इस देश की बेरोजगारी को रोकने पर है? उनकी नज़र क्या इस देश के अंदर जो आर्थिक असमानता बढ़ रही है उस पर है? इस देश के लोगों की जो समस्याएं हैं उसका निराकरण करने के लिए प्रधानमंत्री जी क्या देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं?